और तो और मैं भावना जी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भावना गोस्वामी जी के बारे में, कि ये सिंपली समझिए ग्रेजुएशन करने के बाद फर्स्ट ही अटेम्प्ट दिया अपने लाइफ में। पहली बार ही प्रीलिम्स दिया, पहली बार मेंस दिया, पहली बार इन्होंने इंटरव्यू फेस किया और उसके बाद 63 रैंक ले आई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं बहुत सम्मान और गौरव से इनको, भावना जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए, है ना, बच्चों को बुलाइए, आइए प्लीज, है ना। मैंने सर एक चीज मैं क्लियर करूंगी, मेरा ये सेकंड प्रीलिम्स था, फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था। मैं ग्रामीण क्षेत्र सोंडरा से हूँ, मेरा गांव सोंडरा है। मैं बेसिकली वहीं से अपनी एजुकेशन की हूँ। शिशु निकेतन इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन कंप्लीट किया था, और दिशा कॉलेज जामनगर कोटा से मैंने अपना बीकॉम किया था। उसके बाद मैंने अपना जर्नी सिविल सर्विसेज का स्टार्ट किया था। आफ्टर ग्रेजुएशन ही मैंने स्टार्ट किया था। मैंने 2 साल पाथ में कोचिंग ली है, उसके बाद भी सेल्फ स्टडी किया है। जैसे मेरा फर्स्ट जो प्रीलिम्स था उसमें मैंने एक चीज जो गलती की, जो मैं आप लोग को सबको बोलना चाहूंगी, कि हम क्या सोचते हैं कि नेगेटिव ज्यादा ना हो करके सेफ साइड में खेलने लग जाते हैं, मतलब ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करते, जितना कर रहे हैं उतना सही हो तो उससे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो वो सबसे बड़ा ब्लंडर मैंने मेरे फर्स्ट प्रीलिम्स में किया था। तो मेरा कहना यह है कि थोड़ा रिस्क हमको लेना पड़ेगा। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे और सेफ साइड में चलने लगेंगे तो कट ऑफ से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूर रह जाते हैं। तो जब मैंने अपना सेकंड प्रीलिम्स के लिए जो तैयारी किया था, मैंने ये कोशिश किया था कि मैं कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊं प्रीलिम्स के लिए। हर प्रीलिम्स में एक अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। जैसे कुछ लोग कोड से याद रखते हैं कि कैसे एलिमिनेशन भी होता है। मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स को पहले करना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग जब तक आपका मेंस स्ट्रांग नहीं है, आप प्रीलिम्स निकालने के बाद आपको मुश्किल से 2 से 3 महीने मिलेंगे। उन 2 से 3 महीने में आप मेंस का सिलेबस रिवाइज करेंगे या मेंस का नोट्स बनाएंगे। तो मैं यही बोलूंगी आप सभी को कि पहला है ना, आप अपने मेंस को स्ट्रांग बनाएं। मेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए जितने भी सिलेबस है, मतलब जो जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, छत्तीसगढ़ का आर्ट ट्राइब कल्चर हो गया, पेपर 7 हो गया, इन सब के लिए ना आप क्या करिए, एक स्टैंडर्ड बुक भी रहता है, प्लस उसके साथ अपना एक नोट बनाइए। क्योंकि जब तक आप एक सेल्फ नोट अपना नहीं बनाएंगे ना, आप उस बुक को कितना भी रिवाइज करना चाहें, वो एक टाइम के बाद आपको मोनोटोनस लगने लगेगा। बट जब आपने अपना कंसाइज नोट बनाए रहेंगे ना, आपको एग्जाम के एक दिन पहले उस नोट को देखना बस रहेगा, आपको सारा रिकॉल हो जाएगा। तो मेंस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मेंस अगर आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो गया ना, प्रीलिम्स तो आप वैसे भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट रहते हैं मेंस और प्रीलिम्स के ऑलमोस्ट सेम है। हम इंडियन ज्योग्राफी उसमें भी पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे। हम छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, आर्ट ट्राइब भी हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, मेंस में पढ़ते हैं। तो एक ना इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए कि कैसे हम मेंस और इंटर मतलब जो प्रीलिम्स हैं उनके सब्जेक्ट को कोरिलेट करें, ताकि बैलेंस भी मेंटेन रहे, प्रीलिम्स भी नहीं छूटना चाहिए ना। इंटरव्यू के लिए मैं यही बोलूंगी कि जिनका जॉब बैकग्राउंड रहता है उनको वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और जिनकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहता है उनको वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। क्योंकि मैं सीधा ग्रेजुएशन के बाद की, मेरा इंटरव्यू का जो मेन क्वेश्चन था मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से था। उसके अपार्ट जो करंट अफेयर्स और जितने भी स्टेट में अभी जो चल रहे हैं उन चीजों पे था। तो मेन जो मेरा मूल मंत्र था, इंटीग्रेटेड अप्रोच, प्रीलिम्स और मेंस को करना, नोट बनाना बहुत जरूरी है, ये मैं सबको कहना चाहूंगी। नोट क्योंकि ना जब आपको लगता है ना, प्रीलिम्स के भी टाइम पे ना कोड, मेरे नोट्स मैंने कोड वाले बनाए थे, मतलब थोड़ा सा ऐसे लगता था। मैं बताती हूँ, एक मेरा याद है, स्पीकर को मैंने लिखा था, आई थिंक, सुन राज प्रेम गौरी चरण धर्म, ये मैंने कोड बना लिया था। तो राज से आ गया राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट है, लास्ट में रमन जो अभी करंट में रमन सिंह जी। तो कुछ ना ट्रिक्स आपको ना खुद से बनानी पड़ती है, वो चीज ना आप दूसरों का नहीं समझ पाओगे। तो थोड़ा ना आप लोग ट्रिक से याद करने की करें, या तो एलिमिनेशन करें, वो सारी चीज रहेंगी। एक चीज जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बोलना चाहूंगी, अपना मोटिवेशन। अपना कभी भी लगता है कि हाँ यार मैं इतना कर रही हूँ, इतना कर रहा हूँ, बट क्यों नहीं हो रहा है, आपने आपको सेल्फ डाउट मत करिए। आपकी पोटेंशियल आपसे ज्यादा ना कोई जानता है, ना कोई जान पाएगा। तो वो चीज ना बस आप कभी डाउट मत करिए।
अगर आपकी नेगेटिव है, मतलब कोई भी, जैसे मान लो टेस्ट आप दे रहे हैं कोई भी, तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ या गलती कर रही हूँ, मैंने क्या करती थी, मतलब 2 पार्ट बनाती थी मैं एक पेपर का, इंडिया और सीजीजीएस। तो मैं पहले ये देखती थी कि इंडिया जीएस में मेरे कितने सही हैं और कितने गलत है, सीजीजीएस में मेरे कितने सही हैं, कितने गलत हैं। उसके बाद ना मैं टॉपिक नोट करती थी, जैसे मान लो मेरा पॉलिटी में बहुत गंदा गया, तो मैं सीधा ये सोचती थी कि नहीं, पॉलिटी में मेरे को अब ज्यादा ध्यान देना है। और आर्ट ट्राई में अगर मेरा मार्क्स कम आ रहा है, तो आप ना एक एनालिसिस भी करना स्टार्ट करिए कि कहाँ पे मेरी जो गलतियां हैं या कहाँ पे मैं वीकनेस हूँ उसको मैं बेटर कर सकती हूँ। क्योंकि ना आप जैसे एनालिसिस करने लग जाएंगे ना पेपर वगैरह का, तो आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि हाँ, मेरे को पेपर में कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना जो जरूरी है वो करना चाहिए। क्योंकि कभी कभार हमको क्या रहता है कि नहीं यार, सेफ साइड खेलने के चक्कर में ज्यादा अटेम्प्ट कर दे और ज्यादा नेगेटिव हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेगा। तो मेन जो मेरा वो स्ट्रैटेजी था, फोकस रहना भी बहुत जरूरी। अगर आप अपने लिए, अपने जो करियर और अपने एम के लिए ईमानदार नहीं है, तो वो आप अपने साथ ही गद्दारी कर, वो चीज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने एम के लिए वो नहीं है, फोकस नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं, तो आपको अपना टीचर या आपके मेंटोर या अपने जितने भी सराउंडिंग में फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो कभी मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। आपको अपने एम के लिए एकदम जुनून रखना ही चाहिए। जुनून थोड़ा बहुत डगमगाता है क्योंकि ये इजी पाथ नहीं है, थोड़ा सा इमोशनल बैकग्राउंड होता है, मेंटली थोड़ा सा लगता है कि मेरा फ्रेंड या मेरे बाकी जो कलीग है वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उनको 1-2 साल में हो गया, मेरा अभी 3 साल हो गया। वो सारी चीजों को ना कंपेयर करने से आप ना सेल्फ डाउट में जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि कभी भी सेल्फ डाउट मत करिए। अपने आप को, मैंने जैसे कहा ना, आप अपना पोटेंशियल बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, बहुत ज्यादा। आपको नहीं पता, लेकिन आपके टीचर्स को पता रहता है, इसीलिए वो बार बार बोलते हैं कि अपना फेथ लूज मत करिए। आप में जो पोटेंशियल है वो आप अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन आपका पोटेंशियल आपका टीचर, आपका जो मेंटोर है वो जरूर देख पाता है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि जब तक आप अपना एम अचीव नहीं कर पाते ना, आप गिव अप मत करिए। क्योंकि गिव अप कर देंगे ना, तो आप अपने एम को कभी नहीं पा पाएंगे। स्टे फोकस, स्टे हार्ड वर्किंग एंड स्टे लॉयल टू योर एम। दैट्स इट, थैंक यू। कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, हमें पूछिए। नहीं बोल पाता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम जैसे बुक लिस्ट के बारे में बताइए, और आपने मॉक टेस्ट कहाँ से लगाया था उसमें थोड़ा आप मैंने बताइए। मॉक टेस्ट पाथ में दिया था। सच में मैं बता रही हूँ, मेरा प्रीलिम्स, मेरा मेंस, मैंने मॉक इंटरव्यू भी वहीं दिया था। बुक्स मैंने इंडिया के लिए ना दृष्टि आईएएस का किया था, मतलब इंडियन हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी के लिए पेरियार था, और पॉलिटी लक्ष्मीकांत। इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए ना मैंने सेल्फ नोट बनाए थे, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड था ना या कॉमर्स वाला, तो वो थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दिया था, तो वो मैंने सेल्फ नोट बनाए थे। सोशियोलॉजी के लिए ना मैंने एक क्रिस्प नोट बना लिया था पीवाईक्यू एनालिसिस करके, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है ना मेनली ना पीवाईक्यू से रिपीट होता है, ये मैंने भी ट्रेंड में देखा था। फिलोसफी के लिए मेरा ना एक सोर्स नहीं था, वो ना थोड़ा सा डाइवर्स टाइप का सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे में अच्छा कंटेंट रहता, कुछ में नहीं रहता। तो उसके लिए ना बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट सजेस्ट करते, पर फिलोसफी के लिए फिलहाल तो मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी आपको बुक। और पेपर 7 के लिए आई थिंक मैंने दिल्ली आईएएस का बुक लिया था। थैंक यू। जी सर। हेजिटेट मत करिए, जो भी आपको लग रहा है ना, ये इसको हटा ही देती हूँ मैं एक्चुअल में। जो भी आपको लग रहा है ना, एकदम बेफिक्र होके पूछिए, कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं। कोई ये मत सोचिए कि आपको सिली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा है वैसा, वो मत सोचिए। पूछिए खड़े होके, जिनको भी पूछना है अपना हाथ उठाइए, पूछ लीजिए। जैसे वो सर ने अभी बोला कि उनको जानना था कि बुक की स्ट्रैटेजी क्या है, आप लोग भी पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, आप नोट्स मेकिंग के रिगार्डिंग बताइए। जैसे मैं खुद इंग्लिश मीडियम वाला हूँ, हाँ। आपका मैम मीडियम क्या था? मेरा भी इंग्लिश था। तो मैम वही नोट्स रिगार्डिंग, और मैम वही सोर्सेस ना मतलब उतने अच्छे से हो नहीं पाते। जैसे मैं भी अभी 3 महीना हुआ है मुझे स्टार्ट किया हुआ पीएससी की तैयारी, अभी अभी मेरा ग्रेजुएशन हुआ है बीटेक। तो मैम वही है कि मुझे ना जिस तरीके से मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वो फैक्ट्स मतलब कम हो जा रहे हैं,
मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए ना आप वो मत करिए, क्योंकि देखिए नोट ना हर दोनों का अलग रहता है। प्रीलिम्स में आपको फैक्ट फैक्ट चाहिए और मेंस में क्या चाहिए रहता है, फैक्ट के साथ ना उसका डिटेल भी चाहिए रहता है। तो अभी ना आप प्रीलिम्स के लिए मत जाइए, क्योंकि आपने खुद ही बोला कि आपको 3 मंथ्स यस हुआ मैम। है। अभी आप नोट्स मेकिंग मत करिए, पहले ना आप उस चीज को ना 1 से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कौन सा हाईलाइटेड पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है और नोट में बनाना चाहिए। अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी ना कि आप उसको ना गो थ्रू करें, जो आप पढ़ रहे हैं ना वो ग्रो थ्रू करें। आप ना फिर अपने टीचर से या फिर जो भी आपके मेंटोर है उनसे कंसल्ट करें, फिर वो जैसा आपको गाइड करेंगे ना उसके बाद ना नोट बनाइएगा। नोट लेकिन ना मैंने जो किया था मैं बता रही हूँ, मैं एक A4 साइज पेज लेती थी, उसको 2 फोल्ड में डिवाइड करती थी, और मेरा जो एम रहता था ना कि उस एक पेज में जो एक टॉपिक, जैसे मान लीजिए मैंने बैंकिंग कर रहा है, मतलब इकोनॉमिक का जो फर्स्ट आता है बैंकिंग एंड इट्स इंट्रोडक्शन, उस एक पेज में उतना आ जाए। तो उस टाइप से ना बनाने के लिए ना आपको 1-2 बार पहले रीड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन सा पॉइंट ऐड करना चाहिए कौन सा नहीं। यस मैम, क्या है अभी फर्स्ट बार कर रहा हूँ ना, तो एकदम ऐसा लगता है कि सभी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा नहीं लगता नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, एकदम से आप मत करिए। पहले ना आप 1-2 बार उसको पढ़ेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि कौन सा रेलेवेंट पॉइंट है। क्योंकि हमको क्या लगता है जब शुरू शुरू में नोट बनाते हैं, मैं आपसे इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ, मैंने भी किया ये सेम चीज। अगल बगल के लोगों को देख के ऐसा लगता है कि वो लोग नोट बना रहे हैं, मैं भी बना लेती हूँ। बनाई पॉइंट जब मैंने चेक किए ना, खुद जब थर्ड टाइम पढ़ी, मैंने बहुत इररिलेवेंट पॉइंट लिखे थे जो जरूरत नहीं था, और उसमें ना टाइम चला जाता है। तो इसीलिए ना 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ना आपका नोट मेकिंग आपको खुद को समझ में आएगा, आप खुद समझोगे कि पहले कैसा नोट बनाया था, और उसको रखिएगा जो अभी आप नोट बना रहे हैं। उसके बाद दूसरे को देखिएगा, आप खुद जान जाएंगे कि पहले क्या था अब क्या है, और अपने आप में आपको खुद इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। मैम जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बुक में मैं हाईलाइट करते हाँ, चलूँ? वो सही है, वो सही है। क्योंकि देखिए अभी क्या है, आप इनिशियल में है, एकदम से आप बोलेंगे कि नोट मेकिंग के स्टेज में आना चाहेंगे ना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि आप ना फिर नोट मेकिंग के जुनून में रहेंगे, आप उस चीज को याद करने या उस चीज को समझने के में नहीं रहे। तो मेरा यही मानना मतलब रिकमेंडेशन रहेगा कि अभी आप उसको ना अच्छे से गो थ्रू करके पढ़ें, ताकि ये मत लगे कि यार मैं उसको और डीप में पढ़ सकता था, नोट मेकिंग के चक्कर में मैं नहीं पढ़ पाई। यस मैम, जैसे ऐसे ही हो रहा है, जैसे 3 घंटे का जैसे मैं वीडियो भी देखता हूँ ना, तो नोट्स बनाते बनाते मुझे ना वो 5 घंटे, ऐसा 5 से 6 घंटे चले जाते हैं। तो आधा मैक्सिमम टाइम ना जैसे उसी में चले जाता है, तो पढ़ने के लिए फिर वो हो नहीं पाता। वही बोल रही हूँ मैं। तो अगर जैसे आप लग रहे हैं ना, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो का टाइम ज्यादा है, तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए अगर आप कन्वीनियंट है, उसको देखिए। वीडियो का सबसे बेस्ट चीज क्या रहता है, आप उसको आगे पीछे करके समझ सकते हैं, तो वो आप करके ना जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसको पॉइंट में लिखिए। अब वो कोड में लिख सकते हैं या फिर जो भी आपको लग रहा है ना वो लिख दीजिए, ताकि याद रहे। क्योंकि अभी आप क्या मेंस के लिए बना रहे हैं कि प्रीलिम्स के लिए, पहले ये बताइए। मेंस के लिए। तो मेंस के लिए बना रहे हैं ना, तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट आप कितना अच्छे से लिखते हैं। तो उसको ना अभी स्किप करिए, मैं ये बोल रही हूँ। आप भी इस बार का अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं, अभी नहीं दूंगा ना मैं। प्रीलिम्स का दे रहे हैं हाँ। ना, तो अभी आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं मैम, अब क्या है, ग्रेजुएशन तो हो गया जस्ट, हम्म। तो एक बार मतलब बैठ के अच्छा, आप मतलब नॉर्मल दिना। वो हाँ समझ गए कि आप एग्जाम कैसे फेस कर पाएंगे हाँ। उसके लिए। अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, मेंस का अगर आप नोट बना रहे हैं ना, तो उसको अच्छे से बनाइए, लेकिन अभी मत बनाइए, क्योंकि आप एकदम से पढ़ के बनाओगे ना, आप फिर समझ नहीं पाओगे, इसीलिए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मेरा नाम मॉर्निंग। तृप्ति यादव है। मेरा क्वेश्चन ये है ना कि मैं 5 महीने से अभी मतलब 5 महीने से अभी कर रही हूँ सब। तो कहने को कहते हैं कि ना बीच बीच में आप जो एग्ज़ाम देते रहो, जो भी एग्ज़ाम आते हैं, जैसे कि मैंने अभी एसएससी का एग्ज़ाम वगैरह दिया है। हम्म। तो मैं कैसे कर रही हूँ कि मैं अभी धीरे से सब कुछ जा रही हूँ, पढ़ रही हूँ। क्या होता है ना कि मैं हड़बड़ी में मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही थी कॉन्सेप्ट किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं एकदम ना स्टार्टिंग में पढ़ रही थी, फिर मैं जैसे मैं अपने आधे में भी नहीं, स्टार्टिंग में 2-3 पेज या 3 टॉपिक्स ऐसे पढ़ लिए, फिर मेरा एग्जाम नजदीक में आ गया। फिर मैं उसको क्या कर रही थी, पेज को पलटते जा रही हूँ फटाफट फटाफट फटाफट। फिर वो क्या था, मैं कर ली हूँ, फिर रिवीजन के टाइम पे भी थोड़ा देख लेती थी, फिर ना हड़बड़ा जाती थी। तो फिर मेरा अभी क्या हो रहा है कि मेरा सिलेबस फिर से करना पड़ रहा है। उसका रीजन मैं बता रही हूँ। आप क्या है ना, आप सबकी बातें सुन के ना ये एग्जाम भी दे रहे, वो एग्जाम भी दे रहे, आपका ना फोकस डेविएट हो रहा है। फोकस आप डेविएट मत करिए। अभी आप सिर्फ कितना टाइम हुआ आपको, 5 महीना। मैं यही 5 बोलूंगी कि महीने। अगर आप सीजीपीएससी लाइन पे आई है ना, उसी पे रहिए। ये उस पे करेंगी ना,
ना आप यहाँ की रह पाएंगी ना आप वहाँ की रह पाएंगी। तो फोकस ना आप इस पे ही करिए। अभी आप सिर्फ 5 महीने हैं, पता है, आप थोड़ा सा पेशेंट रहिए, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस रहता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है पेशेंस। तो अभी ना मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि ना आप ऐसे, क्योंकि देखो पीएससी और एसएससी के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कुछ चीजें आप रिलेट कर पाएंगे, दैट इज ओनली इंडिया जीएस, लेकिन उसमें छत्तीसगढ़ का कुछ नहीं आता उतना डीप में, लेकिन यहाँ पे आपको डीप में पढ़ना रहेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी आप पीएससी पे स्टिक करिए, और अभी आपने स्टार्ट किया है ना, तो अभी आपका टाइम है कि आप जो पढ़ रहे हैं ना उसको अच्छे पॉलिश करके पढ़ सकते हैं। तो वो चीज आप करिए। और जो आप बोल रही है ना कि आप एक दिन पढ़ रही हैं फिर वो नहीं हो पा रहा है, वो आपका रिवीजन का वो है, मतलब लैक ऑफ रिवीजन हो रहा है। पहले आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए आज एक चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है, हो गया, उसको ना अगले दिन मेरा जो रहता था स्ट्रैटेजी, मैं लिख के करती थी। बहुत लोग मतलब जैसे आपने कहा कि पन्ना पलटा लेते, तो कुछ को वैसे याद होता है, लेकिन मेरा हमेशा आदत रहता था, मैं लिख के करती थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, इफ यू आर कंफर्टेबल, एक पेज लो, उस पेज को ज्यादा नहीं, जैसे मैंने बोला 2 फोल्ड में डिवाइड कर लो, जितना याद आ रहा है लिखो। आई अश्योर यू कि आपको आराम से याद होगा ये सारी चीजें। और लिखने से ना बहुत जल्दी याद होता है, क्योंकि 2 चीज होगा, एक आप लिख रही हैं, आपको लिखने की हैबिट हो रही है, मेंस में आपको वो बेनिफिट करेगा, प्लस आपकी हैंडराइटिंग, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी लिखने में। और दूसरी चीज, लिखा हुआ आप कभी नहीं भूलोगे। और दूसरा मैं यही बोलूंगी कि ना डेविएट मत करो। अभी अभी आपने स्टार्ट किया है, अभी तो आपको एकदम फोकस रहना चाहिए कि नहीं मेरे को यही पीएससी में ही करना है, मैं एसएससी, सीजीएल या फिर आरआरबी इस सब में नहीं जाऊंगी। स्टे फोकस। मैंने अभी बोला, अगर आप अपने एम के लिए लॉयल नहीं रहेंगे ना, आप बहुत डेविएट होंगे ना, तो फिर एक टाइम के बाद आपको रिग्रेट होने लगेगा कि काश अगर मैं लॉयर रहती, या काश मैं इसी पे ही फोकस करती, तो अभी तक मैं अचीव कर पाती। वो रिग्रेट मत रखिएगा, मेरा यही कहना है। मैं वन डे एग्जाम वाली हूँ, पीएससी के लाइन पे नहीं जाना है। अच्छा। तो बात मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरा एग्जाम मान लो नजदीक भी है और मेरा सिलेबस क्या है, आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लो सिर्फ 10% ही हुआ है, तो मैं क्या करूँ कि उसी इस लाइन पे जाते रहूँ, या फिर क्या करूँ कि सब कुछ पढ़ते जाऊँ फटाफट फटाफट टाइप, या फिर स्लोली हर एक चीज को डीपली पढ़ना है, स्लोली जाना है, नहीं, कैसे? स्लोली मत जाना। तुम बोल रही हो, जैसे मान लो आज का डेट है, जो भी आज 23 है, आई थिंक 23 है, आज 23 है, तुम्हारा एग्जाम मान लो 1 दिसंबर है, तुमने हाफ ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। हाँ। तो उसका रीजन ये है, तुम हाफ सिलेबस में कितना कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ, तो तुमको ये भी पता है कि एग्जाम में किस तरह से डील कर पाओगे। तो मेरा यही कहना रहेगा ना, उसको पहले पूरा कर लो फिर एग्जाम दो, क्योंकि ऐसे में तुमको भी ये डाउट आएगा कि यार मैं कंप्लीट नहीं की हूँ, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, तो वो डिलेमा में मत रहो। मेरा ये रहेगा कहना। थैंक आप लोग एकदम वो क्यों हो जा रहे हैं यार, मैं भी आप ही लोग की तरह स्टूडेंट थी, नॉर्मल रहो आप लोग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपने तैयारी कब से स्टार्ट की और आपका डेली रूटीन क्या होता था, कितने घंटे पढ़ते थे? मैंने तैयारी ना 2022 से स्टार्ट की थी। मैं बता रही हूँ, मैं 5 जाती थी कोचिंग, मैं कोचिंग से भी बताऊंगी और अपना सेल्फ स्टडी का भी बताती हूँ। वहां मेरा 7 से 10 क्लास रहता था, घर पहुंचते तक 11 बज जाता था, थोड़ा खा पी के 12 से 2 फिर लंच, फिर उसके बाद 3 से 5 फिर थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 6 से 8 और लास्ट में आंसर राइटिंग। ये मेरा रहता था शेड्यूल। मेरा 2-2 घंटे का रहता, मतलब इनिशियली 1-1 घंटा करती थी, फिर जैसे मेरे को लगा कि हाँ मेरी कैपेसिटी बढ़ गई है पढ़ने की, तो 2-2 घंटा करती थी। मैं एक्चुअल में बताऊंगी, मैं 7 से 8 घंटा, उससे ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा। मैम, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं, मैंने घर पे ही पढ़ाई की है। लाइब्रेरी ना, ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे तो हो जाएगा। मैं एक्चुअल में खुद घर पे ही पढ़ी, मैं कभी कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की हूँ। हाँ, बस मेरे यहाँ ये था कि मेरे यहाँ पे मम्मी पापा भाई बाहर थे, तो हम लोग सिर्फ 3 ही लोग थे। तो जब पापा ऑफिस चले जाते थे तो मैं और मम्मी, तो मेरे घर पे उतने लोग नहीं थे, इस वजह से मैं लाइब्रेरी ज्यादा ज्वाइन नहीं की और घर पे ही पढ़ी थी। थैंक यू। थैंक यू। यस सर। गुड मॉर्निंग। दीदी, मेरा क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे? कंसिस्टेंसी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने।
कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का ना मेन जो रहता है ना, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ, आज मैंने 4 घंटे पढ़े, कल मैं 2 घंटा पढ़ी, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगी। तो आप ना अपना ना एक कैपेसिटी, जैसे मैंने बोला ना, जैसे आप 1 घंटा पढ़ रहे हो ना आज, तो उस चीज को आप कैसे मेंटेन कर पा रहे हो ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो मैं कैसे करती थी, 1 घंटा आज पढ़ी, 2 सब्जेक्ट लेती थी मैं, एक इंडिया जीएस, एक छत्तीसगढ़ का, 1 घंटा करेंट अफेयर और लास्ट में आंसर राइटिंग, ये मेरा शेड्यूल रहता था। तो अब उस चीज को ना मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कभी कभार आपको जैसे घर वाले बोल रहे हैं यहाँ जाना है वहां जाना है, या फिर कुछ काम आ गया, अर्जेंट काम आ गया, तो उन चीजों के लिए ना थोड़ा सा हमको प्रिपेयर रहना पड़ता है। जैसे मान लो मुझे आज कहीं बाहर जाना है, तो मेरा क्या टारगेट रहेगा, पहले मैं इतना कंप्लीट कर लूंगी, हो जाएगा तो बाहर जाऊंगी, नहीं होगा तो नहीं जाऊंगी। तो वो चीज ना धीरे धीरे आएगी, एकदम से नहीं आएगी। जैसे आप भी मान लो लाइब्रेरी जा रही हैं, आप अपना शेड्यूल बना लिए कि 2 घंटा पढ़ूंगी, ब्रेक लूंगी, 2 घंटा पढ़ूंगी, तो उस चीजों को ना धीरे धीरे आप जैसे अपने हैबिट में लाओगे ना, तो अपने आप आपका फ्लो बन जाएगा। फिर आपको खुद को दिखेगा कि हाँ यार, मैं एक दिन में पहले 4 घंटे में इतना कम होता था, अब 2-2 घंटे के इंटरवल में पढ़ी तो इतना हो रहा है। मेन ना और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि 2 घंटा पढ़ो 4 घंटा, आप जो 1 घंटा पढ़ रहे हो और उसमें आपको जो याद है ना, वो ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन आप 3-4 घंटे में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। तो मेरा यही मेन था। मैम जैसे कि मेरे को पता नहीं चलता है कि कितना डीप पढ़ना है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंसी एक वो है ना सब्जेक्ट, तो उसमें हम लोग कितने आर्टिकल्स पढ़ना, पूरा आर्टिकल्स पढ़ना ज़रूरी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट वो कैसे पढ़ते हैं वो समझ नहीं आता है। उसमें पूरा आर्टिकल पढ़ना है या फिर उसका अलग डेवलपमेंट पढ़ना है? पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो पूरा आर्टिकल एग्जाम में भी कभी नहीं आता। हम जब कोई सब्जेक्ट में एकदम ज्यादा डीप में पढ़ने लगते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमको उसमें पीएचडी करने वाला हैबिट आ जाता है। हमको पीएचडी नहीं करना है, हमको एग्जाम क्रैक करने के अप्रोच से पढ़ना है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी हो गया, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन रहता है। अगर आप प्रीलिम्स का भी निकालेंगे ना, उसमें ऑलरेडी मेंशन रहता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और मेंस में भी बाकायदा डिफाइंड रहता है पार्ट्स में कि जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, स्टेट का हो गया, जुडिशरी हो गया। तो उन चीजों के लिए ना आप सिलेबस को एक बार गो थ्रू करिए, ठीक है, और पूरा आर्टिकल कभी नहीं पढ़ना है, कभी नहीं। जैसे फंडामेंटल राइट को आपको पता ही होगा कहाँ से कहाँ तक है, तो फंडामेंटल राइट में कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहता है, मेनली 19, 21, उसमें ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं 19 से, 21 से, 20 से, 25 से, और 32 में आपने देखा भी होगा, अगर प्रीलिम्स आपने लास्ट ईयर या लास्ट के लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल 32, वो तो वही बोल रही हूँ, पूरा आर्टिकल पढ़ने का ना जरूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है ना, वो आपको न्यूज में भी दिख जाएंगे, क्योंकि तो कॉन्स्टिट्यूशन Development। सब्जेक्ट में पढ़ना क्या रहता है ये पूछ रही हूँ। मेन हाँ। उसमें देखो पहले क्या पढ़ना रहता है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह वो सब से। उसके बाद फिर हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाले में, जिसमें 389 मेंबर वगैरह थे, जो प्रिंसली स्टेट और फिर ब्रिटिश प्रोविंस में डिवाइड होते। तो उन सब चीजों को ना धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ये मैं आपको पूरा तो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि एक टीचर इस चीज को पूरा अच्छे से क्लासिफाई करके बता पाएगा, पर मैं जितना बता सकती हूँ मैं वही बता रही हूँ। उसके बाद फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बेसिक स्ट्रक्चर से भी आते हैं। तो ये है मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। नहीं आप एक क्वेश्चन पूछ रहा अच्छा ये सर। भावना जी, मेरा एक प्रश्न है कि अजय जी से भी मैं वही पूछूंगा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी और कहाँ से आपके मन में ये आया कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं? कुछ ऐसा एम किसी को देखा या आपने खुद से, क्योंकि आप कॉमर्स लेके पढ़ी हैं, यस सर। तो नेचुरली पहले तो नहीं रहा होगा कि अगर वैसा होता तो फिर आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज यस लेती, सर। लेकिन वैसा कब क्यों मन में आ गया कि सिविल्स में जाना चाहिए और फिर इस तरह से आपने सर सफलता? पहला मेन चीज कि मेरे पापा तो प्राइवेट जॉब में है, अकाउंटेंट है, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे भैया एमबीए किए हैं, और मेरा जो मेन मेजर रहा था ना, वो मेरे एक अंकल थे, वो रेलवे में थे। वो हमेशा से बोलते थे कि पढ़ने में ब्रिलियंट है, पढ़ने में ब्रिलियंट है, तो सिविल सर्विसेज की तरफ डालो। पर उस टाइम पे मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं था,
लेकिन जब मैं अंकल के साथ गई थी उनके ऑफिस, तो वो चीज ना मुझे कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन के तौर पे भी मिली, और मेरा जो मन था ना कि नहीं यार अब मुझे सिविल सर्विस करना ही है, तो वो मेरा एक जुनून बन गया था। वो आफ्टर 12th बना था। मैं 12th में ही उनके साथ उनके ऑफिस गई थी, एंड उसके बाद भले मैंने बीकॉम लिया था, बट स्टिल आई वाज लाइक दिमाग में मुझे क्लिक आ गया था कि मुझे करना ही है। तो वही था सर मेरा मेजर इंस्पिरेशन। बहुत थैंक यू सर।